जय हिंद दोस्तों। तो अगेन एज आई टोल्ड यू कि कुछ तो इश्यूज़ हो रहे हैं। नथिंग द सिस्टम विच आई एम यूजिंग आई गेस फिर से क्रैश हो गया था। नो इश्यूज़। वहाँ तक हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। 287 हम डिस्कस कर रहे थे, हमने पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था। सो मोस्ट वॉलेटाइल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज मनी मार्केट जो है हम डिस्कस कर रहे थे कि ये होता है कॉल मनी मार्केट। देखिए कॉल मनी मार्केट क्या होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के साथ डील करता है। मतलब कि आपको अचानक से ज़रूरत पड़ी, आपको मतलब नॉट एन इंडिविजुअल, तो जब डिमांड पे होता है ये जो फाइनेंस होता है, रीपेबल होता है, और ये 1 से 14 दिन तक या फिर बोल सकते हैं ओवरनाइट से 14 डेज तक ये रहता है। ठीक, तो ये शॉर्ट टर्म मनी मार्केट है पहली चीज़। और ये मोस्ट वॉलेटाइल पार्ट होता है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का। एज द इंटरेस्ट रेट जो होता है पे जो कॉल मनी लोन्स पे उनको कॉल रेट बोलते हैं, और वो हाईली वॉलेटाइल है। ठीक है, उसको इंटरेस्ट रेट नहीं, बेसिकली उसको कॉल रेट बोलते हैं, बहुत वॉलेटाइल होता है। इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव सेक्शन ऑफ द मनी मार्केट एंड चेंजेस इन द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ कॉल लोन्स आर प्रॉम्प्टली रिफ्लेक्टेड इन द कॉल रेट्स। तो जो भी कोई चेंजेस हो रहे हैं डिमांड या सप्लाई में इस कॉल लोन्स के, वो तुरंत ही कॉल रेट्स में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं आपको। तो ये कोई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्टिसिपेंट इन द इंडियाज़ मनी मार्केट। इंडिया के मनी मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन नहीं है? तो देखिए आरबीआई नहीं है, बाकी ये सारी बैंक्स जो हैं, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, सिलेक्टिव म्यूचुअल फंड, सारे नहीं, ये सब मनी मार्केट में पार्टिसिपेंट्स होते हैं। आरबीआई जो है वो पार्टिसिपेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कमर्शियल पेपर एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। ट्रू। कमर्शियल जो पेपर होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, और अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट शॉर्ट टर्म इसलिए क्योंकि ये 7 डेज से लेकर 364 डेज तक, मतलब 1 साल से कम का है, और 1 साल से कम जो भी होता है उसको हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशू किया जाता है आरबीआई के द्वारा। देखिए आरबीआई इशू नहीं करता है किसी भी कॉरपोरेशन को इस तरह का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, गवर्न किए जाते हैं, गवर्नड होते हैं, इनकी जो गाइडलाइंस होती हैं वो आरबीआई गवर्न करता है, बट इशू इसको बैंक्स करती हैं या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो करते हैं। नेक्स्ट इज कॉल मनी एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है जो कि इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ होता है। बिल्कुल, कॉल मनी हमने अभी डिस्कस किया, ओवरनाइट टू 14 डेज। और जीरो कूपन बॉन्ड्स जो होते हैं दे आर इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इशूड बाय द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स टू कॉरपोरेशन। देखिए इंटरेस्ट बियरिंग नहीं होते ये। आपने जैसे कल हमने पढ़ा था ट्रेजरी बिल्स कि जो डिस्काउंटेड रेट पे लेते हैं और फेस वैल्यू पे दिए जाते हैं, उसी तरह का ये कूपन बॉन्ड होता है। ठीक है, उसी रिलेटेड उसी से होता है, बट ये मनी मार्केट का है। तो एक बार देख लेते हैं आंसर है इसमें 1 और 3। कमर्शियल पेपर क्या होता है कि अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में होता है। कॉर्पोरेट्स, प्राइमरी डीलर्स एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये एलिजिबल होते हैं कमर्शियल पेपर को इशू करने के लिए। दे कैन बी इशूड फॉर मेच्योरिटीज बिटवीन मिनिमम ऑफ 7 डेज एंड मैक्सिमम अप टू 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू। हैंस स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात करें तो ये निगोशिएबल मनी मार्केट है और इंस्ट्रूमेंट है, और इशू किया जाता है डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में, जैसे कि प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में, अगेंस्ट द फंड्स डिपॉजिटेड इन द बैंक और अदर एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। गाइडलाइंस फॉर द इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये आरबीआई गवर्न करता है, बट इसको इशू किया जाता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, जिसमें आरआरबीज नहीं आती हैं और लोकल एरिया नेटवर्क बैंक्स नहीं आती हैं। सिलेक्ट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनको आरबीआई परमिट करती है कि ये शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज रेज कर सकते हैं विद इन द अम्ब्रेला लिमिट जो कि आरबीआई फिक्स करती है। तो गाइडलाइंस वगैरह सब आरबीआई की होती हैं, ऑल्दो इशू आरबीआई के द्वारा किसी कॉर्पोरेशन को ये नहीं किया जाता। कॉल मनी हमने डिस्कस किया है कि ये बोरोइंग या लैंडिंग होती है फंड्स की फॉर 1 डे। पार्टिसिपेंट्स इन कॉल मनी मार्केट इंक्लूड बैंक्स एक्सक्लूडिंग द आरआरबीज। आरआरबीज नहीं होते। कॉल मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन हो गए? बैंक्स हो गए, प्राइमरी डीलर्स हो गए, बोरोवर्स और लेंडर्स दोनों की तरह ये काम करते हैं। पार्टिसिपेंट्स आर फोर्स टू डिसाइड ऑन द इंटरेस्ट रेट इन कॉल मनी, और ये पार्टिसिपेंट्स ही कॉल मनी का इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ द मार्केट। और ये शॉर्ट पीरियड होता है, शॉर्ट मिसमैचेस जो हो जाते हैं फंड पोजीशन में उनको कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट इज ज़ीरो कूपन बॉन्ड। ज़ीरो कूपन बॉन्ड एक डेट सिक्योरिटी होती है जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं देना होता है, लेकिन आप ट्रेड करते हो डीप डिस्काउंट पे। ठीक है, एक होता है डिस्काउंट, एक होता है डीप डिस्काउंट। आपको काफ़ी सारा डिस्काउंट मिलेगा। रेंडरिंग अ प्रॉफिट ऑफ मेच्योरिटी। लेट से कोई उन्होंने बॉन्ड है 100 रुपये का, वो आपको दे रहे, जस्ट एन एग्जाम्पल, 100 रुपये का है, मैंने तो कभी लिया नहीं तो मुझे नहीं पता है, तो जस्ट एन एग्जाम्पल कि 50 दूनी 100 होता है, इतना मुझे आता है इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि भाई आपने 50 रुपये में लिया और जब आपने उसको वापस किया तो आपको 100 रुपये फेस वैल्यू
पे रिडीम हो रहा है, तो ये होता है ज़ीरो कूपन बॉन्ड, लेकिन ये इस पर इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है, और ये शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर विच कमर्शियल पेपर इज़ द सोर्स ऑफ, फॉर विच कमर्शियल पेपर इज़ द सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो कमर्शियल पेपर जो है वो सोर्स ऑफ क्रेडिट किसके लिए होते हैं? सोर्स ऑफ क्रेडिट मतलब पैसा, तो वो किसके लिए सोर्स ऑफ क्रेडिट है कमर्शियल पेपर? कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के लिए। कमर्शियल पेपर इज़ द सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, इंट्रोड्यूस हुआ था 1990 में, और ये अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रॉमिसरी नोट के तौर पे इशू किया जाता है। इट कैन बी इशूड फॉर मेच्योरिटीज़ बिटवीन द मिनिमम 7 days एंड मैक्सिमम अप टू 1 year। हमने यहाँ डिस्कस अभी किया भी था, ये शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं, तो किसके लिए हैं? कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के लिए। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड जो है वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होती है? यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व में कोई एक्शन लिया गया, कोई चेंजेस हुए, एक्शंस ऑफ आरबीआई के द्वारा, इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, तो ये तीनों के द्वारा ही होती है। अ बॉन्ड इज़ अ डेट इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि इन्वेस्टर लोन्स मनी टू एन एंटाइटी which borrows the funds for a defined period of time at a variable or fixed interest rate. बॉन्ड यील्ड क्या होता है? इट इज़ द रिटर्न एन इन्वेस्टर गेट्स ऑन दैट बॉन्ड। उस बॉन्ड पे जो उसको रिटर्न मिल रहा है वो बॉन्ड यील्ड होता है ऑन अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मेजर फैक्टर्स जो बॉन्ड यील्ड को अफेक्ट करते हैं वो क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्पेशली द कोर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, फिजिकल पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स बोरोइंग प्रोग्राम, ग्लोबल मार्केट्स जो कि अफेक्ट किए जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व, इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन। तो जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स who want to be part of Indian stock market without registering themselves directly। तो उनके लिए होता है पार्टिसिपेटरी नोट। कहने का मतलब ये है कि कोई ओवरसीज़ अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, लाइक आप एग्जांपल ले लिया FPIs का, तो कोई भी ओवरसीज़ इन्वेस्टर, बाहर से कोई इन्वेस्टर अगर करना चाहता है तो उसके लिए पार्टिसिपेटरी नोट रिलीज़ किया जाता है, और वो पार्टिसिपेटरी नोट इशू किया जाता है FPI के द्वारा, जो कि ऐसी FPI जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। ऑलराइट, तो वो क्या करेगा? जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर है वो पैसा भी लगा देगा, लेकिन उसको यहाँ रजिस्टर होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसकी आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पे रिवील नहीं होगी। तो पी नोट्स या पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं? ओवरसीज़ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दैट हैव इंडियन स्टॉक्स। उनका जो असेट होता है वो होता तो इंडियन स्टॉक है, लेकिन वो दे अलाउ द फॉरेन इन्वेस्टर्स कि वो यहाँ पे स्टॉक लिस्ट जो ऐसे स्टॉक्स जो लिस्टेड हैं इंडियन एक्सचेंज पे उसको ख़रीदें, लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं होती है। बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे करेंगे? तो वो इशू किए जाएंगे FPI के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ FPI। और किसको इशू करेगा? ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स को। ऐसे FPI जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं, और ऐसे इन्वेस्टर जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट का पार्ट होना चाहते हैं लेकिन अपने आप को डायरेक्टली रजिस्टर्ड नहीं करना चाहते। इस इंस्ट्रूमेंट ने पॉपुलैरिटी गेन की है एज FIIs, ठीक है। टू अवॉइड द फॉर्मेलिटीज़, तो इससे क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है कि जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं रजिस्टर करने की या और भी कोई एनोनिमस जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको ये नहीं फेस करनी पड़ती हैं, और ये एनोनिमस रहते हैं, इनकी कोई आइडेंटिटी रिवील नहीं होती है, और ये बैट करना शुरू कर देते हैं ऑन द स्टॉक्स थ्रू दिस रूट। राइट, नेक्स्ट देखते हैं लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन द यूनियन बजट 2021। तो 2021 का जो बजट आया था उसमें जो लिमिट रखी गई थी वो 15% की रखी गई थी आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड की, ठीक है, फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो 15% थी। पहले 9 थी, अभी भी 21-22 में जो आया था उसमें भी 15% ही थी। नेक्स्ट, ब्लू चिप का मतलब क्या होता है? देखिए अभी हमने देखा था कि सेंसेक्स में 30 ब्लू चिप कंपनीज थी, तो ब्लू चिप का क्या मतलब है? ब्लू चिप का मतलब ऐसी कंपनीज जो कि कंसिस्टेंटली, ऐसे शेयर्स जो कि कंसिस्टेंट हाई रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रहे हैं। तो ब्लू चिप स्टॉक क्या होता है? ऐसा स्टॉक ऑफ अ ह्यूज कंपनी with an excellent reputation. They are typically large, well established and financially sound companies जिनका जो बहुत सालों से ऑपरेट कर रहे हैं और उनका डिपेंडेबल अर्निंग भी है, often paying dividends to their investors. Their shares give consistently high rate of returns to the investors. ठीक है, तो ये हो जाती है ब्लू चिप। गिल्ट एज्ड मार्केट का मतलब क्या है? बुलियन मार्केट, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। देखिए मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को गिल्ट एज्ड मार्केट बोलते हैं। मार्केट ऑफ गन्स, मार्केट ऑफ प्योर मेटल्स नहीं। तो गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ जो हैं ये दे आर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो कि ट्रेड किए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। दे आर कॉल्ड गिल्ट एज्ड क्योंकि कुछ इंटरेस्ट रेट जो है इट विल बी पेड एंड दे विल बी रिडीम्ड ऑन द ड्यू डेट, मतलब कोई सिक्योर्ड है। कुल मिला के ये है कि स्टॉक मार्केट में कोई चीज़ सिक्योर्ड नहीं है। शेयर मार्केट में आप बोलते हो कि
आपकी सिक्योरिटी जो है वो दाव पे होती है ऑन द बेसिस ऑफ द योर इंट्यूशन, जो भी मार्केट चल रहा है उसके आधार पे, बट ये जो है ये सिक्योर्ड होते हैं, ठीक, क्योंकि ये गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करता है, ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररिलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेयर मार्केट? सेंसेक्स रेलिवेंट है, निफ्टी भी रेलिवेंट है, सेंसेक्स BSE, निफ्टी NSE है. SAPs नहीं है. SAPs का मतलब होता है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स. सो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स क्या होते हैं? ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कुछ आपके इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं या पॉलिसीज़ होती हैं जो कि प्रमोट की जाती हैं वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा बाय द प्रोविजन ऑफ लोन्स कंडीशनल ऑन एडॉप्शन ऑफ सच पॉलिसीज़. ठीक है, तो लोन्स के फॉर्म में ये देते हैं. कब? जब आप उन पॉलिसीज़ की कंडीशंस को एक्सेप्ट करोगे. वर्ल्ड बैंक और IMF ये देगा, लेकिन कब? जब आप उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें जो कंडीशंस वगैरह हैं उसको एक्सेप्ट करोगे. तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स हैं ये. ठीक है. व्हाट इज़ निक्की? तो जैसे हमारे यहाँ NSE और BSE है, वैसे ही जापान में निक्की है. तो शेयर प्राइस इंडेक्स इन टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज इज़ निक्की. व्हाट डज S&P 500 रिलेट टू? S&P 500 क्या है? ये इंडेक्स है स्टॉक्स का ऑफ लार्ज कंपनीज. S&P 500 और स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 इंडेक्स, इट इज़ अ मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स ऑफ 500 लीडिंग पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी इन द यूनाइटेड स्टेट्स. तो ये US में जो 500 ट्रेडिंग कंपनीज हैं उनका इंडेक्स है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? अब इसमें से आपको बताना है सही कौन से मैच्ड हैं. डाउ जोन्स न्यूयॉर्क का बिल्कुल सही है. हैंग सेंग सियोल, देखिए हैंग सेंग हांगकॉन्ग का है. ठीक है. और FTSE 100 ये लंदन, ये भी सही है. तो ये गलत हो जाता है. सेकंड आपका, ये आपका हांगकॉन्ग का है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? जापान का निक्की सही है. सिंगापुर का कॉम, इसको क्या ही पढ़ेंगे पता नहीं, बट ये सिंगापुर का नहीं है, शंघाई का है. तो ये गलत हो जाता है. और सिंगापुर का है STI. UK का FTSE है, अभी हमने देखा लंदन का. और USA का नेस्डेक, ये भी सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ब्रेंट इंडेक्स? देखिए ब्रेंट क्या होता है? ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइजेस से रिलेटेड होता है. द ब्रेंट इंडेक्स इज रिलेटेड टू क्रूड ऑयल प्राइजेस. इट मे रेफर टू ऑल और it may refer to any or all of the components of the Brent complex, a physically and financially traded oil market based around the North Sea of the Northwest Europe. Which of the following 4 countries economy has a market cap more than the size of its GDP? तो इन किस में से मार्केट कैप ज़्यादा है? तो ये है इंडिया का. ठीक है. तो 1.8 टाइम्स ये बढ़ गया था उस टाइम पे. डिबेंचर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर इट्स. डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं? डिबेंचर होल्डर्स होते हैं क्रेडिटर्स. देखिए डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है? एक तो होते हैं शेयर होल्डर्स, कि आपके कंपनी के 100% शेयर्स हैं, उसमें से आपने जो कंपनी है उसके पास एटलीस्ट 51 तो होने ही चाहिए. बाकी आपने लेट से 49 को आपने रिलीज़ कर दिया मार्केट में, कुछ और आपके पार्टनर्स होंगे जो भी हो, तो ये इसमें बटे रहते हैं. डिबेंचर्स क्या होते हैं कि एक ये लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब लंबे समय के लिए आपको जो बड़ी कंपनी होती है वो पैसा बोरो करती है, एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको. तो एक डिबेंचर क्या होता है? एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है. किस चीज़ का सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट ऑफ लोन, कि भाई ये जो A है ये डिबेंचर है, इसने ये लोन इस कंपनी को दिया है. ठीक है. तो ये सर्टिफिकेट है ये डिबेंचर, कि लोन बॉन्ड का एविडेंस बताता है कि भाई इस कंपनी ने ये जो कंपनी है ये इसको ये पैसा वापस करेगी इन फ्यूचर इतने इंटरेस्ट रेट पे और इतने समय में. पब्लिक लिमिटेड कंपनी इशूज़ द डिबेंचर अंडर द कंपनी एक्ट 1956 एंड इट इज़ अंडर द गाइडलाइंस ऑफ SPI. Maybe SEBI, I guess. Hence, debenture holders of a company are its creditors. Which one of the following is different from others from the point of view of ownership? Ownership के point of view से अलग कौन सा है? तो LIC पॉलिसी, बैंक फिक्स डिपॉजिट, किसान विकास पत्र एंड डिबेंचर ऑफ अ कंपनी. ओनरशिप में तो देखिए डिबेंचर ऑफ अ कंपनी अलग है, क्योंकि डिबेंचर जो है दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. डिबेंचर होल्डर जो है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, उनके पास वो एक एग्रीमेंट होता है, उसके हिसाब से हो सकता है. बट LIC पॉलिसी हो गया, मान लीजिए कोई LIC पॉलिसी अपने अपने नाम पे कर रही है, तो आप ही उसके ओनर होंगे ना. कोई FD है तो आप ही उसको FD को ले सकते हो, या आपका जो नॉमिनी आपने रखा है वो ले सकता है, कोई भी जाके तो नहीं ले लेगा. ठीक है. तो वो ट्रांसफरेबल नहीं है. ऑलराइट. और किसान विकास पत्र है तो ये ट्रांसफरेबल नहीं है, तो इसमें चेंज नहीं किया जा सकता. द फर्स्ट लैंड डेवलपमेंट बैंक वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1920. ये कहाँ पर थी? तो ये झांग में थी. झांग कहाँ पर है? पंजाब में. तो ये सेटअप हुई थी पंजाब में 1920 में. मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो डेवलपमेंट है लैंड का उसको प्रमोट किया जाए, एग्रीकल्चर को
एंड इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। LDB लोन प्रोवाइड करती है फाइनेंसेस टू मेंबर्स डायरेक्टली थ्रू इट्स ब्रांचेस। लैंड डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड द लोन्स टू फार्मर्स फॉर, तो लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंड, ऑल्सो फॉर इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। विच ऑफ द फंक्शंस ऑफ लैंड डेवलपमेंट बैंक इज करेक्ट, तो ये लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है फार्मर्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स गिव लॉन्ग टर्म लोन्स टू एग्रीकल्चर, लैंड डेवलपमेंट बैंक। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम का पार्ट है, जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है वो कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम का पार्ट है, ये क्वासी कमर्शियल टाइप ये होता है। सो लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है वो क्या करती है, कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर का पार्ट है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक्स एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़, क्रेडिट सोसाइटीज़, ये कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो किस लेवल पे काम करती हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती हैं। देखिए जो पैक्स होती हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, वो तो विलेज लेवल पे काम कर रही हैं, और जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट पे काम करती हैं, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो होती हैं वो स्टेट लेवल पे करती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ इज थ्री टीयर्ड स्ट्रक्चर्ड है, ये हमने देखा अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। विद रेफरेंस टू द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये सुपरवाइज और रेगुलेट किए जाते हैं लोकल बोर्ड के द्वारा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करता है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ओके, नहीं, they can issue the equity share and preference shares. They were brought under the purview of the Banking Regulation Act 1949 through an amendment in 1966. तो देखिए जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, they refer to the primary cooperative banks जो कि लोकेटेड होती हैं अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज़ में। UCBs रेगुलेट और सुपरवाइज की जाती हैं स्टेट रजिस्ट्रार्स के द्वारा ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन केस ऑफ सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, एंड सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है ना। सिंगल स्टेट और मल्टी स्टेट तो आपको पता है कि जो एक ही स्टेट में जिसकी ब्रांचेज हैं वो सिंगल स्टेट हो जाती है, मल्टी स्टेट मतलब सेम कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांचेज एक से अधिक स्टेट्स में भी होती हैं। तो अगर एक से अधिक में है तो सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उसको सुपरवाइज करेगी और रेगुलेट करेगी, और एक ही में है तो स्टेट करेगी। जबकि ऑप्शन में दिया हुआ है कि लोकल बोर्ड सेटअप किए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। और बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इक्विटी और शेयर्स ये कर सकते हैं। लार्ज कोऑपरेटिव बैंक्स जिनकी पेड अप कैपिटल, शेयर कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व जो है वो 1 लाख से ऊपर है, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में लाए गए थे 1 मार्च 1966 से, एंड विद इन द एम्बिट ऑफ द रिजर्व बैंक सुपरविजन दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ एन एरा ऑफ डुअलिटी ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ से 1966 से डुअलिटी ऑफ कंट्रोल शुरू हुआ। कैसे कि जो बैंकिंग रिलेटेड फंक्शंस हैं, जैसे कि लाइसेंस देना, एरिया ऑफ ऑपरेशन कहाँ आप काम कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट आपके लिए क्या होंगे, वो सब तो RBI गवर्न करता है। जबकि जो रजिस्ट्रेशन है उसका मैनेज करना, ऑडिट करना, लिक्विडेशन वगैरह, ये सब गवर्न किया जाता था स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एज पर द प्रोविजंस ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट एक्ट। तो वो स्टेट एक्ट उसमें लागू होता था, बाकी सेंट्रल के द्वारा RBI, क्योंकि सेंट्रल का डिवीजन है। रिसेंटली क्या होता है कि 2020 में बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट होता है, और ये फोर्स में आता है जून 29, 2020 से। किसके लिए? प्राइमरी मतलब कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। और ये जो एक्ट है इसने RBI के कंट्रोल को और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया। कैसे कि अब जो मैनेजमेंट था, कैपिटल था, ऑडिट और लिक्विडेशन वगैरह था, वो भी अब RBI देखने लगी है। फिर एज़ पर द बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो कोऑपरेटिव बैंक है वो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंसेस शेयर और स्पेशल शेयर्स जो है वो फेस वैल्यू पे इशू कर सकती है, और एट अ प्रीमियम टू इट्स मेंबर और एनी अदर पर्सन रिजाइडिंग विद इन द एरिया ऑफ ऑपरेशन। हाउएवर ये जो इशुएंस है वो प्रायर उसमें अप्रूवल चाहिए होगा RBI का, ठीक है। तो इक्वेशन 2021 का है, तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। एज ऑन मार्च 2012 द नंबर ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया वर, देखिए ये 2012 में कितने थे, अभी हमारे काम का नहीं है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स आर सेटअप बाय, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर कौन सेटअप करता है? मेंबर्स के द्वारा सेटअप किया जाता है, ठीक है। तो जो मेंबर्स होते हैं वो सेटअप करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट फाइनेंस? नॉट अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट फाइनेंस क्या है? तो देखिए सारे ही डायरेक्ट फाइनेंस के सोर्स हैं। अब ये तीनों जो है वो डायरेक्टली इंडिविजुअल को भी देते हैं, बट ये जो है वो फूड पार्क्स, कंपनी, कोल्ड चेन स्टोरेजेस वगैरह इन सबको देता है, तो सारे ही हो जाएंगे। ड्यूरिंग विच प्लान पीरियड द नेशनल नाबार्ड वॉज स्टैब्लिश? देखिए मैंने आपको लास्ट प्लानिंग वाले चैप्टर में बोला था कि आप एक लिस्ट बनाएगा और एक कॉलम खाली छोड़ेगा, तो जो इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स हैं उस पीरियड में जो हुए हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि नाबार्ड जो है वो 6th में बना था, तो आप 6th के आगे लिख सकते हैं कि भाई इस टाइम पे नाबार्ड बना, इस टाइम पे सेबी बना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो ये बना था 12 अगस्त 1982 को,
और हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है, और उस टाइम पे 6th प्लान हमारा चल रहा था। एपेक्स बैंक फॉर प्रोवाइडिंग द एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस इन इंडिया, ये नाबार्ड है। एपेक्स बैंक फॉर प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस, अगेन देखिए नाबार्ड है, सेम क्वेश्चन आ रहा है। नाबार्ड सेटअप हुआ था 1982 में, केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1982। हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड इज़ इन मुंबई। ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के, वो है नाबार्ड। ये एक्ट पार्लियामेंट एक्ट से बनाया गया था 1981 में, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और 12 जुलाई 1982 को ये इस्टेब्लिश होता है। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट दोनों के लिए ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम करता है, और रीफाइनेंस असिस्टेंस देता है कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स को, जिससे कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिल सके। नाबार्ड स्टैब्लिश हुआ था 1982 में बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सही है। ये फैसिलिटी देता है क्रेडिट की ओनली फॉर द एग्रीकल्चर, ये गलत है, ये रूरल डेवलपमेंट की भी देता है, तो सिर्फ एक सही हो जाएगा। नाबार्ड प्रोवाइड्स रीफाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एपेक्स इंस्टीट्यूशन, तो ये फिर से नाबार्ड हो जाएगा। एपेक्स इंस्टीट्यूशन द स्फीयर ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, नाबार्ड हो जाएगा। एपेक्स इंस्टीट्यूशन for agriculture sector is NABARD. In relation to agriculture finance and refinance, which institution is the biggest? NABARD. It is related to, so National Bank for Agriculture and Rural Development, ये इसका फुल फॉर्म है। रीफाइनेंस किसको नहीं करता है, तो देखिए शेड्यूल कमर्शियल बैंक, आरआरबी, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक, इन सबको करेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को नहीं करेगा, ये इसका काम नहीं है। नोडल एजेंसी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड प्रोग्राम की क्या है, जो फंड दिया है वो है नाबार्ड। और ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड प्रोग्राम के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये क्रिएट हुआ था 95-96 में, इनिशियल कॉर्पस इसका 2000 करोड़ था। 37 एलिजिबल एक्टिविटीज़ के लिए फ़ंड देता है, लेकिन रिएम्बर्समेंट बेसिस पे देता है, ठीक है, मतलब कि पहले काम करो, फिर उसके बाद रसीद लगाओ, रिएम्बर्स ले लो, ठीक। तो एक्सेप्ट फॉर द इनिशियल मोबिलाइजेशन एडवांस 30% नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स के लिए, और 20% अदर स्टेट्स के लिए। बाकी एलोकेशन अभी का इन्होंने बताया है, तो देख लीजिएगा। फिर है व्हेन वाज द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक फॉर्म, तो देखिए यहाँ तक ही रखते हैं। अब नाबार्ड के क्वेश्चन खत्म हो गए, अब रीजनल रूरल बैंक स्टार्ट होगा। सो वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट। एंड तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए, और प्लानिंग का जो पीरियड था उसको भी देखते रहिए, देखिए वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं किसी भी पीरियड के लिए, ठीक है, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।